देखिए, हम पिछले क्लास में वाटर के फिजिकल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं विस्कोसिटी। वाटर की विस्कोसिटी कैसी होती है? तो वाटर तरल होने के कारण विस्कोसिटी शो करता है। जल की विस्कोसिटी अनेक तरलों से कम होती है, परंतु वायु से लगभग 100 गुना अधिक होती है। इसी कारण जल में गमन हेतु अधिक ऊर्जा काम में ली जाती है। ब्योंसी उत्प्लावकता। जल उत्प्लावकता प्रदर्शित करता है। इसका आशय यह है कि यह किसी भी तैरते या डूबते पिंड के ऊपर धकेलने के लिए एक बल लगाता है। यह बल पिंड द्वारा हटाए गए जल के वजन के बराबर होता है। उत्प्लावकता के कारण ही जल में हम अपना भार कम महसूस करते हैं। इस उत्प्लावकता के कारण जल के जंतु अत्यंत भारी हो सकते हैं, क्योंकि वह अपना वजन संभालने में कठिनाई नहीं होती है। इस कारण इससे ही जलीय व्हेल थल के किसी भी जंतु, हाथी, जिराफ से अधिक भारी और बड़ी पाई जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी। जल के तापीय चालकता अत्यंत निम्न होती है। चांदी के लिए 1.10 तथा वाटर के लिए 1.0125 है। इस कारण पानी ताप के प्रभाव से अतिशीघ्र गर्म नहीं होता। तो मित्रों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जल ए जैविक घटक पर लेख लिखें, तो आपको ये सारे करेक्टरिस्टिक्स उसमें मेंशन करनी है। दूसरा जो अजैविक घटक अब आपके सामने है वो है रेनफॉल, बारिश। जीवों के लिए जल का महत्व के विषय में कोई शंका अब हमारे मन में नहीं रही है। जल के माध्यम में जल मौसम के साथ घटता बढ़ता है। छोटे जल तंत्र सूख भी सकते हैं। यह जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है तथा शीतलन व संघनन, कूलिंग और कंडेंसेशन के कारण पुनः पृथ्वी की सतह पर आता है। विश्व का औसत जलपात 86 सेंटीमीटर है, यानी एवरेज रेनफॉल है वर्ल्ड की 86 सेंटीमीटर, तथा जल वर्ष भर में इसी प्रकार विभिन्न मंडलों में 30 चक्कर पूर्ण करता है। अतः यह कहा जा सकता है वायुमंडलीय जल व औसत जीवन 10 दिन का है। इसके बाद यह पुनः जल और स्थल मंडल में शामिल हो जाता है। इस प्रकार जलमंडल के लिए जलपात या वर्षा जल की पूर्ति का प्रमुख स्रोत है। अतः भौमिक जल व नदियों का जल भी इसी जलपात पर निर्भर है। वायुमंडल में यह जल दो स्रोतों से आता है। समुद्र से वेपोराइज होकर 84% जो वाटर रेनफॉल के रूप में आता है वो ओशंस के वेपोराइजेशन से आता है। थल से इवापोरेशन द्वारा 16%। विश्व भर में कुल जलपात 4.46 मल्टीप्लाई 10⁻20 ग्राम पर वर्ष। इसमें से थल पर 0.99 मल्टीप्लाई 10⁻20 ग्राम पर ईयर ही जलपात होता है, जो वार्षिक जलपात का 22.8% है तथा जलमंडल का 71% है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा विश्व औसत से अधिकतम 105 सेंटीमीटर है, परंतु इसका वितरण अत्यंत विविधता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में जहां एक और जैसलमेर राजस्थान का शहर जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर है, वहीं चेरापूंजी की 1102 सेंटीमीटर है। मित्रों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है मिनिमम रेनफॉल कहाँ होती है और मैक्सिमम रेनफॉल कितनी और कहाँ होती है। तो ठीक है, भारत एक मानसूनी वर्षा का देश है। यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे बादल जून से सितंबर तक अधिकतम वर्षा करते हैं। मौसम वर्षा और मानसून कहा जाता है। तमिलनाडु में वर्षा का मौसम नवंबर दिसंबर में है। वर्षा की मात्रा के साथ वर्षा के जल का भविष्य भी किसी स्थान के परितंत्र जीवों को प्रभावित करता है। वर्षा का जल 3 तरीके से किसी स्थान से बाहर जाता है। जमीन में अत्यंत भौमिक जल में शामिल होना, इनफिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, रन ऑफ। भारत में वर्षा का जल उपरोक्त 3 स्रोतों से निम्न मात्रा में वितरित होता है। इनफिल्ट्रेशन 20%, वाष्पोत्सर्जन 35%, रन ऑफ 45%। उपरोक्त पथों से वाष्पोत्सर्जन जितना अधिक हो उपयुक्त है, परंतु सिर्फ वाष्पन अधिक हो तो यह मानव हित में उपयोगी नहीं है। इस प्रकार
वाह की मात्रा कम कर वर्ष भर जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। तालाब, बांध, एनीकट, कृत्रिम झील बनाकर वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सकता है। नलकूप, कूप, बहाव को से अंतस्पंद जल को पुनः सतह पर लाया जाता है। दोनों स्रोतों से डाइवर्टेड जल वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध हो जाता है। पारिस्थितिकी पर जलपात या वर्षा का जल सीधा प्रभाव पड़ता है। जलपात की मात्रा वर्ष भर में इसका वितरण जंतुओं व वनस्पतियों के वितरण वर्धी गतिविधियों को प्रभावित करता है। किसी स्थान पर कम वर्षा होने से वहाँ भिन्न प्रकार की जलाभाव सहता वनस्पति पनपती है यानी जीरोफिटिक वनस्पति उत्पन्न होती है तथा इन वनस्पतियों के अनुरूप ही वहाँ उपभोक्ता मिलते हैं। विश्व को विभिन्न प्रकार के बायोम्स में बांटा गया जिसका प्रमुख आधार वर्षा की मात्रा है। हम आगे क्लासेज में 8 से 9 प्रकार के बायोम पढ़ेंगे और उन बायोम का जो वर्गीकरण है वो एल्टीट्यूड लैटिट्यूड के साथ रेनफॉल पर भी है। इस प्रकार जहाँ वर्षा अन्य कारकों को प्रभावित करती है वहीं स्वयं अन्य कारकों से प्रभावित भी होती है। यहाँ कारक वायु धाराएं, दाब, किसी स्थान की टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी आदि है। बादलों से लदी वायु के मार्ग में यदि बड़े पर्वत पड़ जाएं तो वर्षा करने में सहायक होती हैं। इस प्रकार की वर्षा पार्वत्रिक वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेन कहलाती है। जो स्थान पवन की दिशा और पर्वत के बीच होता है वहाँ विंडवर्ड होती है और अच्छी वर्षा होती है तथा जो स्थान पर्वत की दिशा व पर्वत के पीछे रह जाती हैं वो लीवर्ड होती हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। पर्वत के पीछे कम वर्षा की घटना रेन शेडो कहलाता है। उदाहरण के लिए बम्बई विंडवर्ड है, वहीं 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। वहीं पुणे जो है वो लीवर्ड है, वहाँ 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला राजस्थान की वर्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और यहाँ 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक बारिश होती है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला राजस्थान की वर्षा में अपनी भूमिका निभाती है। अरब सागर के मानसून प्रवाह के समानांतर होने के कारण यह उन्हें रोकती नहीं है, इसकी दिशा निभाती है। उत्तर अरब सागर के मानसून प्रवाह के समानांतर होने के कारण यह उन्हें रोकती नहीं है, इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व है। परंतु बंगाल की खाड़ी का यानी दक्षिण पश्चिम मानसून इससे कुछ हद तक प्रभावित होता है। यही कारण है अरावली के पूर्व में स्थित शहरों की अपेक्षा अधिक बरसात होती है तथा अरावली के पश्चिम स्थित जिले जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, जोधपुर में कम बरसात होती है क्योंकि वो विंडवर्ड न होकर के लीवर्ड हो गई हैं मानसून के लिए। हिमालय पर्वत दोनों मानसूनी पवनों का और आगे प्रवाह रोकता है, अतः इसी ठीक पीछे का क्षेत्र भी वृष्टि छाया क्षेत्र है। किसी स्थान की पारिस्थितिकी को वर्षा और वर्षा को पर्वत या पर्वतमालाएं प्रभावित करती हैं, हम यह जान चुके हैं, परंतु उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई, वहाँ का ढलान, स्थल की प्रकृति इस जल का उपयोग को प्रभावित करती है, अतः वहाँ का बायोटा भी इससे प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई स्थल आसपास के क्षेत्रों के नीचे होने के कारण प्याले बाउल शेप हो तो वहाँ वर्षा का पानी जमा हो जाता है। ऐसे स्थान में चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वेटलैंड्स देखे जाते हैं, मार्श, स्वैम्प्स, पॉन्ड्स, पुडल्स, लेक्स पाए जाते हैं। जहाँ पास के क्षेत्रों में ऊंचाई होगी वहाँ पानी बह जाता है, इसके कारण इरोजन भी हो सकता है। ऊंचाई में बहुत अंतर होने से नाले, नदियाँ, झरने बन सकते हैं। स्पष्ट है कि दो स्थानों की वृष्टि एक होते हुए भी टोपोग्राफिक कारणों से वहाँ जल का भविष्य, जल की उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु फिर भी मोटे तौर पर किसी स्थल का वनस्पति प्रकार उस स्थान की वृष्टि व आर्द्रता पर निर्भर है। सिम्फर्स थर्ड लॉ, वेजिटेबल टाइप इज फंक्शन ऑन रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। कुछ पारिस्थितिकियों ने मरुस्थल, घास स्थल, वनों को वृष्टि व वाष्पोत्सर्जन का अनुपात से प्रभावित करने की चेष्टा की है। इस अनुपात में बायोम का संबंध निम्न